Hello, in this video we are going to discuss some important news in detail. The first news is about Asia Pacific Economic Cooperation. APEC is a regional economic forum with 21 members. These members are Australia, Brunei, New Zealand, Papua New Guinea, Hong Kong as a part of China, the Philippines, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapore, Thailand, Chinese Taipei, that is Taiwan, China, Japan, South Korea, Russia, Canada, United States, Mexico, Peru, and Chile. All these countries are located geographically around the Pacific Ocean. Now, thing to remember here is that India is not a part of APEC, though India made a formal request to join the APEC in 1991. अब इसके रोल के बारे में बात करते हैं। एपेक का रोल क्या है? तो एपेक एम टू इनकरेज फ्री ट्रेड, lowering the trade tariffs and economic liberalization. These three are the main function of APEC. अब ये न्यूज़ है ना, ये हमारे प्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, तो वी मस्ट ट्राई टू रिमेंबर द फैक्ट्स कि एपेक एक रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप है. देर आर 21 मेंबर्स इन इट. नेम ऑफ दीज मेंबर्स अगर नेम याद भी नहीं रहते हैं तो विल ट्राई एंड रिमेंबर दैट दीज आर समवेयर लोकेटेड जियोग्राफिकली अराउंड दी पैसिफिक ओशियन. तो अगर कोई ऐसी कंट्री का नाम आए जो पैसिफिक से दूर है तो वी कैन एलिमिनेट इट. और इसका रोल जो कि है फ्री ट्रेड को प्रमोट करना, लोअरिंग द ट्रेड टैरिफ्स एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. दैट्स अबाउट इट. Second news is related to the vaccination in India. The report, which is released by the World Health Organization, says that around 11 lakh children in India missed the first measles shot in 2022. अब ये रिपोर्ट को समझने से पहले हम थोड़ा सा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा देखते हैं, विच सेज दैट हियर आर 3 इंडिकेटर्स जो हमें दिखाते हैं कि इंडिया में मोर्टेलिटी रेट बच्चों में क्या है. द फर्स्ट वन इज नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि बच्चा पैदा होने के 1 महीने के अंदर विद इन 1 मंथ मर जाता है तो उसको नियोनेटल बोलते हैं. वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th के अकॉर्डिंग है 24.9. सेकेंड वन इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, जो कि 1 मंथ से 1 ईयर के बीच में जो बच्चा अगर मर जाए तो उसके लिए बोलते हैं वो है 35. और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इंडिया में, जो कि बच्चा 1 साल से 5 साल के बीच में अगर मर जाता है, वो इंडिया में है 41.9. तो आप यहाँ पे एक ट्रेंड देख रहे होंगे कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके मरने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है. अब एक और अपन यहीं पे ही डेटा देखते हैं जो कि क्या शो करता है. जैसे ये है दैट चिल्ड्रन एज 12 to 23 मंथ हु हैव रिसीव्ड फर्स्ट डोज ऑफ मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन. ये है इंडिया में, ये रूरल, ये अर्बन, टोटल आता है 87.9. सेकेंड बोलता है चिल्ड्रन एज बिटवीन 24 to 35 मंथ हु हैव रिसीव्ड ए सेकेंड डोज ऑफ मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन. वो कितना है? ओनली 32. मतलब पहला डोज 88 बच्चों ने लिया था, जब सेकेंड डोज लेने की बारी आई तब सिर्फ 32 बच्चे ही ले पाए. अब हम अपनी जो न्यूज़ है उसकी तरफ चलते हैं. द न्यूज़ ऑल्सो सेज दैट कि 11 लाख बच्चों ने मीजल्स की वैक्सीन मिस कर दी है. अब इसका क्या इम्पैक्ट करता है बच्चों में कि एक तो उनको प्रॉपर इम्यूनिटी नहीं मिल पाती तो वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनके डेथ के चांस भी बढ़ते जाते हैं. इसमें लिखा है कि द 2 डोज ऑफ मीजल्स वैक्सीन ऑफर 97% प्रोटेक्शन फॉर लाइफ. ओके, अब कुछ हम मीजल्स के जो भी सिम्टम्स वगैरह रहते हैं वो देखें तो मीजल्स क्या क्या कोज कर सकता है? हाई फीवर, कफ, रनी नोज, रेड रैशेस और सच कॉम्प्लिकेशन सच एज ब्रेन स्वेलिंग, निमोनिया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड सीवियर डायरिया विच में लीड टू दी डेथ. अब अगर बच्चों को वैक्सीन नहीं मिलेगी तो बच्चों में ऐसी दिक्कतें आएंगी. ये दिक्कतें आने की वजह से
इनमें डेथ भी, बच्चों की मौत भी हो सकती है। अब अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो 4-5 स्टेट्स हैं जिन्होंने वर्स्ट परफॉर्म किया है वो है बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र। लास्ट वन इज़ महाराष्ट्र। तो ये जो स्टेट्स हैं जिन्होंने वर्स्ट परफॉर्म किया है। अब ये जो रिपोर्ट है इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? इसको हम यूज़ जहाँ भी हेल्थ केयर सिस्टम की बात आए या फिर जहाँ भी इश्यूज़ रिलेटेड टू दिस चिल्ड्रन आए, बच्चों पे हेल्थ का इश्यू आए, तो वहाँ पे हम ये रिपोर्ट डाल सकते हैं और ऑथेंटिक सोर्स के साथ लिख सकते हैं कि WHO ने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है, जिसके जो ये शो करती है कि इंडिया में बच्चों को वैक्सीनेशन टाइम पे नहीं मिल पा रही है। एडिशनली वी कैन यूज़ दी हेल्थ सर्वे डेटा ऑल्सो इन ऑर्डर टू शो कि कैसे चिल्ड्रंस को प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलने पे उनकी डेथ रेट जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे बढ़ती जाती है। अब इस चीज़ को रिसोल्व करने के लिए कि इंडिया में बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन मिले, इंडिया के 3 मिशन है। एक मिशन है और 2 इनिशिएटिव हैं जिनको अपन एज ए सॉल्यूशन में भी मेंशन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ मिशन इंद्रधनुष, जिसके अंदर गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि सभी बच्चों को टाइम पे वैक्सीनेशन मिले। आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, ये रूरल एरियाज़ में खोले जा रहे हैं ताकि बच्चों या फिर और वहाँ पे गांव में रहने वाले सभी लोगों को मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। और एक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कि आउटरीच प्रोग्राम यूजिंग आशा वर्कर्स। इसमें आशा वर्कर हैं वो डोर टू डोर घर से हर घर जाती हैं, वहाँ पे डेटा इकट्ठा करती हैं या उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपके बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन लगी है या नहीं लगी है। अगर नहीं लग रहे होते हैं तो उनके पास जो वैक्सीन अवेलेबल होती है वो वहीं के वहीं उनको बच्चों को दे देते हैं, वरना उनको रिकमेंड करते हैं कि आप पास के हॉस्पिटल या हेल्थ वेलनेस सेंटर में जाओ और बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन दो। तो ये था सारा इस न्यूज़ के रिगार्डिंग। जो थर्ड न्यूज़ है वो है रिलेटेड टू द रूरल वर्कर्स और उनको जो वेजेस मिलते हैं डिफरेंट स्टेट्स में। इंडिया में जो नेशनल एवरेज है वेजेस का, रूरल वेजेस का, वो है अराउंड 345। अब कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र, इनमें जो रूरल वेजेज है ना वो बिलो नेशनल एवरेज है। और कुछ स्टेट्स हैं जैसे केरला, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, तमिलनाडु एंड हरियाणा, उनमें रूरल वेजेज है वो अबो नेशनल एवरेज है। और केरला में तो इवन दे टच एट 764, जो कि ऑलमोस्ट डबल ही है जो नेशनल एवरेज है। अब ये जो रिपोर्ट, ये जो डेटा आरबीआई ने रिलीज़ किया है, इसको हम मैगअप कर सकते हैं। और यूज़ कहाँ करना है? इसको यूज़ करना है कि वाई सम स्टेट आर परफॉर्मिंग बेटर इन वेरियस हेल्थ इंडिकेटर्स, जहाँ पे न्यूट्रिशन लेवल बच्चों का और पेरेंट्स का अच्छा है, और क्यों कुछ स्टेट्स हैं वो कि वर्स परफॉर्मर है इन विथ रिलेटेड टू दी वेरियस इंडिकेटर्स, लाइक वहाँ पे पोवर्टी भी ज़्यादा है, वहाँ से आउट माइग्रेशन भी हो रहा है, या फिर वहाँ पे और भी इश्यूज़ हैं। तो हम वहाँ ये जो आरबीआई का डेटा है इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको कोट कर सकते हैं कि वहाँ पे क्योंकि रूरल वेजेज ही इतने कम है कि लोग अपनी लाइवलीहुड सस्टेन नहीं कर पाते, और ये एक विशियस साइकिल भी फंस जाते हैं कि वहाँ पे क्योंकि हमारी मेन मेंटेलिटी जो पुअर पॉपुलेशन है उनकी क्या रहती है कि जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतने ही ज़्यादा वेजेज आएगा। ये एक रीज़न भी होता है कि कुछ जो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी है, बिहार है, उनमें पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि हम 2 हैं, अगर हमारे 4 बच्चे होंगे तो हमारे पास 4 हाथ कमाने वाले होंगे, अगर हमारे पास 4 हाथ कमाने वाले होंगे तो हम ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। उसकी वजह से भी उनमें पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो इस टाइप से हम जो ये डेटा है इसको यूज़ कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि कैसे रीजनल इनइक्वालिटीज़ इंडिया में है, कैसे वेजेज वेरी करते हैं, क्यों कुछ स्टेट कुछ इंडिकेटर्स में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, क्यों कुछ स्टेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये था इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है रिलेटेड टू दी अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ये और उनके
ट्रांसफ़र हो या उनके ट्रांसफ़र हो जाए तो जो सीट वैकेंट्स रह जाती हैं उनके रिगार्डिंग। अब इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इट टेक्स द कॉलेजियम टू एवरेज 44 डेज टू रिकमेंड ए न्यू चीफ जस्टिस आफ्टर द रिटायरमेंट। मतलब अगर मैं चीफ जस्टिस हूँ, मैं रिटायर हो गया, तो मेरी जगह कोई और नया चीफ जस्टिस अपॉइंट करने में अप्रोक्सीमेट 44 डेज लग जाते हैं। और सेकंड जो चीज़ इम्पोर्टेंट बताई गई है कि व्हेन ए सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट इज़ एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट इट टेक्स द कॉलेजियम लॉन्गर, दैट इज़ 57 डेज टू रिकमेंड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चीफ जस्टिस। मतलब पहले अगर वो रिटायर हो गए हैं तो 44, अगर वो एलिवेट हो गए हैं तो इट टेक अराउंड 57 डेज। अब हमें क्या करना है, इस रिपोर्ट को यूज़ करना है कि अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स और चैलेंजेज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ कॉलेजियम सिस्टम, तो हम ये जो दो डेटा है ना, ये वाला और ये वाला कोट कर सकते हैं कि कैसे कॉलेजियम को बहुत सारा टाइम लग जाता है न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट करने में किसी भी हाई कोर्ट में। अगर ऐसा टाइम लगता है क्योंकि हाई कोर्ट में कोई चीफ जस्टिस ही नहीं है, अगर कोई चीफ जस्टिस नहीं है तो हाई कोर्ट कोई भी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे डिसीजन नहीं ले सकते, ना ही वो कोई आगे अगर इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन वगैरह देनी है गवर्नमेंट को वो दे सकते हैं। ऐसा ही एक केस हुआ जिसमें इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है कि इन 2021 बोथ द सेंटर एंड सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हैज़ रिटर्न्ड द 18 नेम्स रिकमेंडेड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस BP धर्माधिकारी। क्यों? क्योंकि वो क्या थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। एक्टिंग चीफ जस्टिस थे इसलिए उनकी जो रिकमेंडेशंस थी वो गवर्नमेंट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी थी। तो ये जो सटल सी रिपोर्ट है इसमें से हमें ये 2 पॉइंट बस नोट डाउन कर लेने हैं, और जहाँ भी कहीं भी कॉलेजियम सिस्टम के रिगार्डिंग अगर कोई न्यूज़ आती है या कोई क्वेश्चन आता है हमारे मेंस में तो हम वहाँ पे ये कोट करके दिखा सकते हैं कि ये कॉलेजियम सिस्टम में ड्रॉबैक है जिसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। अब ये जो हमारा आखिरी आर्टिकल है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एयर पोल्यूशन से लड़ सकते हैं, पर्टिकुलरली जो दिल्ली में है और इन जनरल जो कि सारे है। ठीक है, इसमें राइटर ने 9 चीज़ों के बारे में बताया है कि हम वो 9 चीज़ें करके जो एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इस आर्टिकल में इन्होंने थोड़ा बहुत डेटा भी दिया है जिसको हम अपनी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। इन्होंने बताया है कि एयर पोल्यूशन है ना वो 5th लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ है इंडिया में, और इट लीड टू प्री मैच्योर डेथ ऑफ 1.6 मिलियन इंडियंस इन 2019। ये जो डेटा है कि 5th लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ और प्री मैच्योर 1.6 मिलियन डेथ हुई है, इसको हम अपने जो भी आंसर लिखे उसमें एज ए इंट्रोडक्शन की हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। और सेकंड इन्होंने बताया है कि इकोनॉमिक लॉस क्या होता है एयर पोल्यूशन की वजह से। इन्होंने बताया कि पुअर एयर अमाउंट टू अबाउट 7 लाख करोड़ ऑफ इकोनॉमिक लॉस एनुअली। 7 लाख करोड़ का एनुअली लॉस होता है, जो कि मोर देन 1/3 ऑफ आवर एनुअल GST कलेक्शन। जो GST का कलेक्शन है उससे भी ये ज़्यादा लॉस हमें हो रहा है। तो ये जो दोनों डेटा हमें यहाँ से मिल गए हैं। अब हम डायरेक्ट चलते हैं कि इन्होंने क्या 9 चीज़ों पे सजेशन दिए हैं, क्या हमें रिकमेंड किए हैं एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। पहली चीज़ इन्होंने बोला है कि वी नीड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होगी, इन्होंने बोला है कि टू लिमिट एमिशन एंड टू रिड्यूस एक्सपोजर अक्रॉस वैल्यू चेन फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन टू रिसाइकलिंग ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। मतलब कि हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी है जो प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक कनेक्टेड हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि लिमिटिंग एमिशंस फ्रॉम कोल पावर प्लांट, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, ब्रिक किल्न्स, एज वेल एज लिमिटिंग वुड, काउ डंग एंड गार्बेज बर्निंग फॉर कुकिंग एंड हीटिंग पर्पसेस। इसका ये मतलब हुआ। और इसमें हम एग्जांपल जो दे सकते हैं वो दे सकते हैं PM उज्ज्वला योजना का, कि कैसे PM उज्ज्वला योजना ने हमारी हेल्प की है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए।
जो सेकंड इन्होंने बात बोली है वो बोली है कि हमें ड्रामेटिक इंक्रीज करना होगा इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल ग्रीन अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट दैट इनेबल्स यूनिवर्सल लास्ट माइल कनेक्टिविटी। अब इन्होंने इसमें एग्जाम्पल दिया है कि एग्जाम्पल सिंगापुर ने ऐसा किया है और हांगकांग में भी ऐसा जो एक्सपेरिमेंट है वो इन्होंने किया। इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ की तो वहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो गई। ये जो पॉइंट है इसके साथ में हमें बैकअप मिल गया कि ऐसा जो एक्सपेरिमेंट है वो हुआ है सिंगापुर और हांगकांग में। अब ये जो हम करने वाले हैं अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल एंड ग्रीन अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है, क्लाइमेट के लिए क्योंकि ये एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर देगा और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी आएगी, प्लस इससे नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। तो ये दोनों के लिए क्या हो गई, विन विन सिचुएशन हो गई। जो थर्ड चीज़ इन्होंने बोली है वो इन्होंने बताया कि वी नीड वाइड स्प्रेड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग व्हीकल्स एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस वेयर पॉसिबल। अब ये सब हम करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इससे एक तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर सकते हैं और एक जो पोल्यूशन है वो हम कम करके हमारे जो क्लाइमेट गोल्स है ना वो अचीव कर सकते हैं। अब ऐसा भी कहाँ हुआ है, ऐसा इन्होंने बताया है कि चाइना ने किया। चाइना ने 90s में ये चीज़ स्टार्ट की तो उन्होंने अपने जो भी एयर पोल्यूशन है वो होने वाली चीज़ों को कंट्रोल में कर लिया। तो ये जो थर्ड पॉइंट है उसके साथ भी हमारे पास एग्जांपल किसका आ गया, चाइना का आ गया। फर्स्ट वाले में हमारे पास पीएम उज्ज्वला का एग्जांपल है, सेकंड वन वी हैव सिंगापुर एंड हांगकांग, थर्ड वन वी हैव चाइना। फोर्थ इन्होंने क्या बोला है कि वी नीड ए रीजनल और एयर शेड अप्रोच इज़ क्रूशियल टू एड्रेस पोल्यूशन सोर्सेज एंड इम्पैक्ट अक्रॉस एन इंटायर रीजन। अब इसका ये मतलब हुआ कि जैसे दिल्ली में पोल्यूशन आता है तो ये नहीं है कि हम दिल्ली में जो पोल्यूशन है तो दिल्ली में ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लगा दिया, नहीं, हमें रीजनल अप्रोच चाहिए कि दिल्ली के जो आसपास वाले 4-5 स्टेट हैं कि यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इनमें भी हम पहले से ही एक अप्रोच लेके चले कि एयर पोल्यूशन को कम करना है तो कैसे करना है। अब इसका भी एग्जांपल इन्होंने बताया कि ऐसा लॉस एंजलिस और मैक्सिको सिटी में ऐसा किया गया और वहाँ पे जो अप्रोच उन्होंने ली तो उन लोगों ने एयर पोल्यूशन पे कंट्रोल पाया। फिफ्थ इन्होंने जो अप्रोच बताई है वो बोला है कि एंड टू एंड कंस्ट्रक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि वेस्ट जो कंस्ट्रक्शन से एक पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो भी एयर पोल्यूशन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसके लिए भी इन्होंने बोला है कि हमें एंड टू एंड कंस्ट्रक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट को हैंडल करना है। अब इसका और भी क्या फ़ायदे हो सकते हैं कि रिसाइकलिंग कंक्रीट, ब्रिक एंड स्टोन है ना, विल ऑल्सो लिमिट माइनिंग ऑफ रिवर्स में जो इलीगल माइनिंग होती है ना, अगर हम कंक्रीट को ही वापस रिसाइकल करके यूज़ कर लेंगे ना तो वो इलीगल माइनिंग है वो भी हम उस पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो सिक्स्थ चीज़ है, जो सिक्स्थ सजेशन है वो इन्होंने बोला है कि एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन ऑन इन्फोर्समेंट होना चाहिए जो कि पूरे साल भर चले, ना कि दिवाली के पास आते ही तो हम सब बोलने लग जाते हैं कि पटाखे बंद कर दो, ये कर दो, या फिर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है जो कि पहले तो कुछ भी नहीं करता है लेकिन जैसे ही पोल्यूशन का लेवल बढ़ने लग जाता है तभी अचानक से सारे चीज़ें बंद करनी दी जाती हैं। वैसा नहीं होना चाहिए, उसकी जगह लेजिस्लेशन होना चाहिए जो कि पूरे साल भर चलता रहे। सेवन्थ क्या करना चाहिए, सेवन्थ हमें एक सिटीजनशिप अवेयरनेस करनी चाहिए कि एज ए सिटीजन हमें भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें और ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे कि एयर पोल्यूशन की तरफ कंट्रीब्यूशन हो। ऐसा भी इन्होंने इसका भी एग्जांपल बताया कि जो वाइड स्केल सिटीज़न मोबिलाइजेशन और अवेयरनेस है ना वो चीज़ भी की गई थी लॉस एंजलिस में और मैक्सिको सिटी में, तो उसका भी वहाँ पे फ़ायदा हुआ। और इंडिया ने भी एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है लाइफस्टाइल लाइफ इनिशिएटिव, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए। एट्थ जो उन्होंने बोला है वो ये बोला है कि हमें राइट अमाउंट ऑफ फंड्स
प्रॉपर प्रोवाइड करवाने हैं ताकि जितने भी हम प्रोग्राम लॉन्च करें वो कंटिन्यूसली चलते रहें। और 9th और लास्ट इनका सजेशन है वो है कि डिप्लॉय दी बेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू इस्टेब्लिश रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, कि जो भी हमारे पास अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी है ना उसको लेके हम अच्छे से मॉनिटरिंग करें और उसी के हिसाब से हम प्लानिंग करें। तो अब इन्होंने जो ये 9 पॉइंट बताए हैं ना ये हम एक बार में लिख सकते हैं विथ सब्सटेंशियल एग्जाम्पल्स। जैसे 1-2 पॉइंट को छोड़ के हम सारे पॉइंट के साथ हमारे पास एग्जाम्पल भी है, तो हम इनका अच्छा सा एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। और उसमें जब भी कोई भी एयर पोल्यूशन का अगर क्वेश्चन आता है तो हम इनमें से 3-4 कोई भी पॉइंट वहाँ पे 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं विथ सम एग्जांपल्स लाइक सिंगापुर में किया गया है, हांगकांग, हम चाइना का एग्जांपल दे सकते हैं, हम इंडिया के लाइफ जो मिशन है उसका एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये आर्टिकल एक कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल की तरह काम कर सकता है कि जहाँ पे हम अपना एयर पोल्यूशन वाली जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस कर सकते हैं। तो आज के डिस्कशन के लिए इतना ही है। थैंक यू।